हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है, देखते हैं हम लोग ध्यान से, जिसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। ठीक है जी। ये क्या काम करता है, इसका काम क्या है? तो ये क्या करेगा, ये डिटरमाइन ऑर्डर ये ऑर्डर बताएगा। आप जानते हैं एक रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर होते हैं, रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंट से निकलता है। तो इनिशियल रेट मेथड ऑर्डर बताता है। क्या बताएगा? ऑर्डर विथ द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। किसके हेल्प से बताएगा? एक्सपेरिमेंट। मतलब इनिशियल रेट मेथड एक्सपेरिमेंटल डेटा पर काम करता है। अब जरा देखो ध्यान से, कैसे निकालेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब इनिशियल रेट मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक सबसे पहले एक मैं जनरल रिएक्शन मानता हूं, ये आपका एक जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन, ये एक जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि ये एलिमेंट्री भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंगल स्टेप भी हो सकता है और आपका मल्टी स्टेप भी हो सकता है। अब ये जनरल रिएक्शन हमको पता नहीं है कि ये क्या है, एलिमेंट्री है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो क्या करेंगे, तुरंत एक रेट लॉ इक्वेशन लिखो। और हम लोग जानते हैं कि मेनली स्टडी आपको रिएक्टेंट्स वाले पे करना होता है। रेट लॉ में तो प्रोडक्ट भी आ सकता है, लेकिन रिएक्टेंट पर ही हम लोग बात करेंगे अब। तो ये आपका रेट लॉ हो गया। अब ये अगर एलिमेंट्री होता है तो ए पे पावर हम ए लिख देते हैं और बी पे पावर हम स्मॉल बी लिख देते हैं। लेकिन अभी तो पता ही नहीं है कि एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, ये पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा रख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीटा। ये आपका रेट लॉ हो गया। क्या हो गया? रेट लॉ। कोई दिक्कत? और यही अल्फा और बीटा हम लोगों को निकालना है। और यही अल्फा बीटा किससे निकालना है? इनिशियल रेट मेथड के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। और इनिशियल रेट मेथड एक्सपेरिमेंट के हेल्प पर काम करता है, एक्सपेरिमेंट पर काम करता है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको देगा सवाल में, और ऐसे भी ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से ही निकलता है। ठीक है। तो यही अल्फा बीटा हम लोग निकाल लेंगे तो ऑर्डर आपका यहाँ से निकल जाएगा। अब जरा देखो इनिशियल रेट मेथड में क्या देगा। चलिए अब जरा देखते हैं इनिशियल रेट मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा देगा, यहाँ पे आपको एक टेबल बना के देगा, एक्सपेरिमेंट नंबर और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है। और यहाँ पर इनिशियल रेट दे देगा, इनिशियल रेट। ये एक टेबल आपको बना के सवाल में, क्वेश्चन में देगा। तो हम समझ जाएंगे इनिशियल रेट मेथड का ही सवाल है आपका। ए और बी यहाँ पर लिए हैं क्योंकि रेट लॉ में हम लोग ए और बी लिख चुके हैं। अब देखो इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। रिएक्टेंट में जो आपका ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम रख देते हैं A1, और रिएक्टेंट में जो बी है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम रख देते हैं B1। तो बताइए A1 और B1 रखे हैं तो एक्सपेरिमेंट से आपका इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से A1 और B1 जब कॉन्सेंट्रेशन रखा गया है, इनिशियली जब रखा गया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 है और B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B1 है, तो रेट कितना आएगा? R1। ठीक है, कुछ रेट आएगा आपका एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। फिर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जाते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग का ऑर्डर निकल जाएगा। अब मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को A1 ही रखता हूं और इसको मैं चेंज कर देता हूं B2, तो आएगा रेट कितना? R2 कुछ आएगा। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में बात करते हैं। ठीक है। तो इसको मैं A2 कर देता हूं, अब मैं इसको B1 कर देता हूं। वो सवाल में आपको, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, बस हम आपको समझाने के लिए डेटा ले रहे हैं।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन R3 आएगा। ये सब एक्सपेरिमेंट से डेटा आया हुआ है। और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हम लोग रखे हुए हैं, तो एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया है, इनिशियल रेट आया है। ठीक है, अब करना, ये टेबल आपको बनाकर देगा, ये टेबल आपको बना के क्वेश्चन में देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को जो हम लोग रेट लॉ हम लोग जो माने थे, रेट लॉ R बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा, यही रेट लॉ हम लोग उस रिएक्शन का एज्यूम किए थे कि ये रेट लॉ है। अब इस रेट लॉ को मैं इस्तेमाल करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे इस रेट लॉ को यूज कीजिए। तो एक्सपेरिमेंट नंबर का रेट कितना है, R1, और रेट कांस्टेंट K, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है इसमें, A1 का पावर अल्फा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है, B1 के पावर बीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसी रेट लॉ को यूज कीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैं यूज कर देता हूँ, तो R2 ये K, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है, A1 अल्फा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है, B2 बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी रेट लॉ को एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में यूज कर देते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर किसमें, 3 पर बात करते हैं। तो R3 K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, A2 अल्फा B1 बीटा, B1 बीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। कोई दिक्कत, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो इसी 3 इक्वेशन के हेल्प से हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो खटाक से ऑर्डर निकल जाएगा अपना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, किसी भी 2 इक्वेशन को डिवाइड करो और कोशिश करो कि एक वेरिएबल वाला टर्म अल्फा या बीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाए। जैसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड करता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को मैं डिवाइड करूँगा तो A1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2, और ये K कैंसिल, और A1 भी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, B1 अपॉन B2 के पावर बीटा, मतलब B1 अपॉन B2, और बीटा दोनों का पावर लग जाएगा। अच्छा सुनो, तीनों एक्सपेरिमेंट में रेट कांस्टेंट K आपका क्या है, फिक्स है, K चेंज नहीं करेगा, क्योंकि K किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट लेके चले हैं। तो K टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से K चेंज नहीं होता है। अब जरा देखो, ये मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया, और यहीं से हम लोग बीटा को निकाल लेंगे। यहाँ से बीटा आपका आ जाएगा, जब न्यूमेरिकल देंगे तो वहाँ से बहुत आसानी से आपको बीटा मिल जाएगा। अब जरा देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ही अगर हम इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि इक्वेशन नंबर 1 में देखो B1 है और 3 में भी B1 है, तो B1 कैंसिल हो जाएगा। तो R1 अपॉन R3 बराबर क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 के पावर अल्फा, और B1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से अल्फा भी निकाल लेंगे। तो बताओ, ये आपका टेबल दिया, टेबल के हेल्प से हम लोग एक रेट लॉ, जनरल रेट लॉ मान लिए हैं, रिएक्शन जो आपका दिया रहेगा ए और बी रिएक्टेंट लेकर, और इस रेट लॉ को तीनों एक्सपेरिमेंट पर इस्तेमाल कर दिए हैं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अल्फा बीटा निकल गया, आपका ऑर्डर यहाँ से निकल गया। अब जरा देखो ध्यान से, मज़े की बात है यहाँ पर। मज़े की बात क्या है कि अगर ये अल्फ़ा, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से निकल गया। पहले आप इतना नोट कर लें, फिर मैं बताता हूँ। अब आपका सवाल, वो जो रिएक्शन क्या लिखे थे, यही मैं रिएक्शन लिखा था, यही रिएक्शन में लिखा था ना। और इसका रेट लॉ में क्या एज्यूम किया था, R बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर अल्फ़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर बीटा। अब अल्फ़ा बीटा तो हम लोग अल्फ़ा भी निकाल चुके हैं, बीटा भी निकाल चुके हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा से। अगर इफ़ अल्फ़ा और बीटा, मतलब अल्फ़ा जो है A पे पावर है, तो A के बगल में
देखो यहाँ पर स्मॉल ए है, तो अगर अल्फा नॉट इक्वल टू ए आ गया या बीटा देखो किस पे बी पर है, तो बी के बगल में क्या है स्मॉल बी है, नॉट इक्वल टू बी आया, चाहे दोनों में से कोई भी एक इक्वल ना आए, तो हम बोल देंगे जो आपका रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स टाइप। वो रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप है, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, मोर देन वन स्टेप में होगा। अगर इफ़ अल्फा इक्वल टू ए और बीटा इक्वल टू बी, अगर ये अल्फा ए के बराबर हो जाए और बीटा बी के बराबर हो जाए, तो ये जो आपका रिएक्शन है, रिएक्शन इज एलिमेंट्री या और कॉम्प्लेक्स टाइप। मतलब ये एलिमेंट्री भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मतलब अगर कोफिशिएंट बराबर हो जाए तो एलिमेंट्री भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कब होगा, तो इफ रिएक्शन occurs इन सिंगल स्टेप, अगर ये रिएक्शन जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो सिंगल स्टेप में हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि वो कंफर्म क्या है, देन रिएक्शन विल एलिमेंट्री स्टेप, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा कंफर्म। मतलब ये जब डेटा अल्फा बराबर ए बीटा बराबर बी आ जाए तो एलिमेंट्री का भी होने के चांस है, कॉम्प्लेक्स का भी होने के चांस है। तो एलिमेंट्री कब होगा, तो जो एक्सपेरिमेंट किया है मैं उससे पूछूंगा बताओ कितने स्टेप में हुआ, तो बोलेगा सिंगल स्टेप, तब हम बोलेंगे वो एलिमेंट्री होगा। और अगर बोल दे इफ रिएक्शन अकर्स इन मोर देन वन स्टेप, अगर एक से ज़्यादा स्टेप में हुआ है, तो देन रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स टाइप। क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप। ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपका अल्फा बीटा कोफिशिएंट के बराबर भी आ गया, मैं पढ़ा भी चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो कन्फर्म आपको नहीं बोलना है कि एलिमेंट्री है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब कैसे बोलेंगे, तो जो एक्सपेरिमेंट किया है अगर वो सिंगल स्टेप में हुआ है पूरा एक्सपेरिमेंट, तो फिर एलिमेंट्री होगा, और एक से ज़्यादा स्टेप में हुआ है तब कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, एक बात क्वेश्चन में बोल दे कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब हम अल्फा बराबर ए या बीटा बराबर बी लिख देंगे। लेकिन अल्फा बराबर ए आ गया, बीटा बराबर बी आ गया, हम तब उस डेटा को देख के बोले कि एलिमेंट्री है, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इस बात को ज़रा दिमाग में रखना है। अल्फा नॉट इक्वल टू ए, बीटा नॉट इक्वल टू बी, तो कन्फर्म कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। लेकिन इक्वल जब हो जाते हैं तो दोनों चांस, एलिमेंट्री का भी और कॉम्प्लेक्स का भी। कैसे डिसाइड करेंगे तो मैं लिख चुका हूँ इसको। अब इस पे ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि a प्लस 3b और ये c प्लस 2d आपका एक रिएक्शन है। देखो इसके रेट लॉ आपके दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे r बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के पावर 0 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b के पावर 0, इसका रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। तो ज़रा देख के बताओ रेट लॉ, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये 0 है, ऊपर भी 0, तो a के बगल में 1 और b के बगल में 3, तो इक्वल तो नहीं है, तो कंफर्म क्या हो जाएगा आपका, ये कॉम्प्लेक्स टाइप। r बराबर, अगर मैं इसका रेट लॉ ये दे दूं, r बराबर के, ठीक है, a के पावर 1 और b के पावर 3, तो अब तो बताओ कोफिशिएंट तो के बराबर तो आ गया ना जी, a के बगल में 1 b के बगल में 3, a पे 1 b पे 3, तो अब यहाँ पर इक्वल हो गया। लेकिन एलिमेंट्री कंफर्म बोले ये बात सही नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट मे बी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो इस रिएक्शन को अगर सिंगल स्टेप में अगर ये रिएक्शन हुआ है तो एलिमेंट्री बोल देंगे, और एक से ज़्यादा स्टेप में हुआ है तो कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। ठीक है,
अगर मान लेते हैं रेट लॉ अगर कुछ ऐसा आया है, इसी रिएक्शन पे मैं बहुत सारा रेट लॉ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री की बात। अगर आ गया ए पे 1 और बी पे 2/3 तो इक्वल तो नहीं है, तो कन्फर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। कन्फर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप। R बराबर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो कन्फर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप। कन्फर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप। बी को तुम ऊपर लेके जाओगे तो बी पे -1 आ जाएगा, जैसे के ए और बी ऊपर आएगा तो बी पे क्या आ जाएगा, -1 और यहाँ पे 1, तो इक्वल तो नहीं है कोफिशिएंट, तो कन्फर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप। तो इक्वल वाले में एलिमेंट्री का भी होने का चांस है, कॉम्प्लेक्स का भी चांस है। जब इक्वल नहीं है तो कन्फर्म कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे बनेगा। आपका ये टेबल दिया हुआ है, करेगा डिटरमाइन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन निकालना, ये 2 चीज़ निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए इसका सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे। ज़रा इस साइड में आते हैं, खोपचे वाले साइड में आते हैं, ज़रा देखें कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये रिएक्शन है, तो पहले रेट लो, आप लिखो R बराबर के NO के पावर X मान लो और Cl2 के पावर Y मान लो, कुछ भी ले सकते हो, X Y या अल्फ़ा बीटा। तो रिएक्टेंट ही लिखना है NO और Cl2, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग को मेनली रिएक्टेंट पे स्टडी करना है। अब इस रेट लॉ को हम लोग क्या करेंगे, तीनों एक्सपेरिमेंट पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट पे यूज करता हूँ। तो बता इस पे R कितना दिया है, 1.2 × 10 के पावर -4 के NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.010 के पावर X और इसका कितना है 0.010 के पावर Y। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से इसको हम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड में यूज करेंगे। तो इसका रेट कितना दिया है, 2.4 × 10 के पावर -4 के, तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि के टेम्परेचर बदलने से चेंज करता है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ये x, और ये क्या हो जाएगा 0.020 के पावर y। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर थर्ड देखो, 9.6 × 10 के पावर -4 के 0.020 के पावर x 0.020 के पावर y। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब किसी भी 2 इक्वेशन को लेकर डिवाइड करो ताकि x y आ जाए, और डिवाइड ऐसे करो 2 इक्वेशन को चुनो कि उसमें x या y वाला टर्म कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मैं डिवाइड करूं तो देखो x वाला कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट को मैं डिवाइड करता हूं किस से, 2 से, तो क्या हो जाएगा जरा डायरेक्ट देखिए, 1/2 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 के कैंसिल हो जाएगा, ये x वाला ख़त्म, तो क्या आ जाएगा 10/20, ये भी 1/2 आ जाएगा, 1/2 के पावर y। और देखो बेस सेम हो जाता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं मैथमेटिक्स के मुताबिक, तो y बराबर 1 आ गया। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 में डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड को। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। देखो ना x ही कट पाएगा ना y ही कट पाएगा। तो ऐसा कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में थर्ड से डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 2 में थर्ड से डिवाइड करो, तो फ़ायदा क्या होगा, देखो y कैंसिल हो जाएगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 1/4, 24 और 9.6 1/4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 के पावर x, और इधर कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल ख़त्म, इसका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, y मर गया, ठीक है जी, ये कैंसिल ख़त्म, बेचारा ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो अब ज़रा देखो क्या होगा, 1/2 के पावर 2 और 1/2 के पावर x, ठीक है। तो बेस सेम हो गया तो पावर आपस में बराबर हो गया, इक्वल आ गया, तो ऑर्डर आ गया यहाँ से। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, R बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO के पार नहीं पावर कितना हो जाएगा 2 और Cl2
Cl2 के पार कितना हो जाएगा 1, Cl2 के पार कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन को भी पार कर दिए, तो ये आपका हो जाएगा रेट लॉ। क्या हो गया आपका रेट लॉ, कितने आसानी से आ गया। अच्छा बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत खोपचा में जाना पड़ रहा है तब जाके क्वेश्चन बन रहा है, एकदम इधर भी जाना पड़ रहा है खोपचा में। 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 3 आ जाएगा। एक और चीज़ निकालना है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, एकदम मार डालेगा, ये निकालो वो निकालो, कोई बात हुआ। लेकिन क्वेश्चन तो छोड़ता ही नहीं हम जैसे शरीफ लोगों को, ठीक है। चलो उतना निकल गया, इनको भी निकाल देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो इनको भी निकालते हैं। ध्यान से देखिए अब कैसे निकलेगा रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ तो आ चुका है, रेट लॉ तो आ चुका है, R = K। अच्छा रेट कांस्टेंट निकालना है ना, तो यहाँ पर B लिख देता हूँ मैं, B, और यहाँ पे जो अभी निकाला गया ये A है, ठीक है। A वाला सॉल्यूशन खत्म, और B R = K NO2 Cl2 1। अब बताइए इस रेट लॉ को आप किसी भी एक्सपेरिमेंट वाले डेटा को पुट कीजिए और रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। चलो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वाले डेटा पर रखता हूँ, तो R कितना है 1.2 × 10⁻⁴ K। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितना है 0.010 के पावर 2 और इसका 0.010 के पावर 1, तो 1.2 × 10⁻⁴ K 0.010 के पावर 3, बेस सेम पावर आपस में ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से निकालेंगे तो 120 आ जाएगा 120। अच्छा रेट कांस्टेंट का यूनिट भी होता है, यूनिट तो क्या होता है यूनिट, मोल पर लीटर के पार 1 - n, पार 1 - n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स, क्या हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा यहाँ पर देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ये मोल पर लीटर में दिया हुआ है सवाल में, ये भी किस में दिया है मोल पर लीटर में दिया है क्वेश्चन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, और इनिशियल रेट आपका क्वेश्चन में दिया है इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया, इसको ऐड कर लो, ठीक है। हाँ जी, तो ये यूनिट हो गया, लेकिन n क्या ऑर्डर होता है ना जी, ऑर्डर, तो ऑर्डर तो मैं निकाल चुका हूँ 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए 1/120 मोल पर लीटर के पावर 1 - n, तो यहाँ पर 3 पुट कर लो, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। इसको ज़रा आप सही से सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को ज़रा ट्रिक से बताता हूँ, लॉजिक से, और लॉजिक से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा हम लोग प्रोसेस नहीं यूज करेंगे, ये भी अपने जगह पर सही है, और ट्रिक से भी बता देता हूँ, जिसको जो अच्छा लगे उससे बनाएगा। आंसर को सही से आप लिख लीजिए 120, आप इसको कर दीजिए लीटर के पावर 2, मोल नीचे 2 कर दीजिए, और ये सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, ये आंसर आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। -2 हो जाएगा, तो नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं कैसे हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, लॉजिक से कैसे बनाएंगे, ठीक है। ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं। एक काम करना कि रेट लॉ मान लेना R = K NO के पावर x Cl2 के पावर y, और यही एक्स वाई निकालना है जी, मेन मुद्दा तो एक्स वाई ही निकालना है। तो अब क्या करना है, चलो NO के पावर में जो x है वो निकालना है, तो NO वाला निकालना है, NO वाला, ये किसका निकालना है NO वाला, जिसका निकालना है इसी में हम लोग काम करेंगे। लेकिन NO का निकालना है जरा Cl2 में, चलो Cl2 में देखो कि Cl2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट है, हाँ कहाँ कौन सा कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, देखो सेम वाला कौन सा है 0.020 0.020, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, ठीक। Cl2 में जिसका निकालना है उसको छोड़कर दूसरे वाले के पास जाइए और उसका 2 कॉन्सेंट्रेशन चेक करो कहाँ कहाँ कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट है मतलब सेम है, तो यहाँ से यहाँ सेम है, तो फिर यहाँ से यहाँ ही हम NO में जंप करेंगे, तो ये सेम है, तो अब देखो इसी में हम जंप करेंगे, जंप इसी में करेंगे, बताओ 10 से 20 तो डबल हो गया है ना जी, तो कितना यहाँ से यहाँ जब जंप किया गया है NO का कॉन्सेंट्रेशन तो डबल हुआ। अब आते हैं रेट में, तो यहाँ से यहाँ देखो 2.4 से 9.6 हो गया, तो यहाँ से 4 टाइम्स आगे बढ़ गया, 4 टाइम्स आगे, ठीक है। जिसका निकालना है उसको छोड़कर बगल वाले में जाओ और उसका 2 कॉन्सेंट्रेशन चेक करो कौन कौन सेम है,
दोनों सेम, तो उससे एरिया पकड़ में आ जाएगा, हम इसको इसी में काम करना है। तो यहाँ से ये बता दिया कि ये सेम है, तो फिर एनो पे आ जाओ, तो यहीं से यहीं जंप करो, 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेट कितना 4 गुना। तो बताओ इस रेट को 4 के बराबर करना है तो 2 पे कितने पावर दे दें 2, तो बराबर हो जाएगा। अब Cl2 का निकालना है पावर, तो Cl2 का पावर निकालने के लिए आपको NO में आना पड़ेगा। अब बताओ NO के 2 कॉन्सेंट्रेशन सेम कहाँ है, देखो ये सेम है, NO को ये देखो 2 कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो एरिया पकड़ में आ गया। अब इसी एरिया में जंप करेंगे Cl2 का पावर निकालने के लिए, जंप करो 10 से 20 मतलब 2 गुना बढ़ गया, तो रेट भी ज़रा देखो कितना गुना बढ़ा, ये भी रेट 2 गुना बढ़ गया, तो सेम है, तो इसका पावर कितना आ जाएगा 1, कॉन्सेंट्रेशन में पावर कितना आ जाएगा 1। तो फाइनली R बराबर के NO पर पावर देखो, NO वाले में कितना है 2 आया है, तो 2 लिख दो। Cl2 पे पावर कितना आया है, देखो Cl2 पे पावर 1 आया है। ये ट्रिक से आपका रेट लॉ का आंसर आ गया। जब रेट लॉ आ गया तो ऑर्डर भी बता सकते हो, के का भी आंसर निकाल सकते हो, जो मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम लोग पार निकालते निकालते हम लोग इस क्वेश्चन को भी पार कर दिए, ठीक है जी। अब हम लोग लॉजिक से ही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लो। अब जरा देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास 2 तरीका है, 3 इक्वेशन बनाकर डिवाइड करके निकालिए या लॉजिक से निकालिए। अब हम लोग लॉजिक से ही निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रिक से कैसे इसको बनाएंगे। एक मरतबा और ट्रिक को सीख लो। ट्रिक को अप्लाई करने के लिए पहले आप रेट लो लिखिए, R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर Y। यही तो X Y निकालना है। X A पे वाला निकलेगा, B Y वाला है, ठीक है, मतलब Y किसका है B का है और X किसका है A का है। अब चला चलते हैं A का निकालते हैं, A पर कितना पावर आएगा, A पे कितना पावर आएगा। एक मरतबा मैं R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B को एक मरतबा लिख देता हूँ, और जैसे जैसे पावर आएगा वैसे वैसे पावर हम लोग बैठा देंगे ऊपर। अब जरा देखिए ध्यान से, A का निकालना है तो पहले हम B में जाएंगे। कहाँ, 2 कॉन्सेंट्रेशन चुनो, सेम 0.10 सेम है, तो बता दिए एरिया कि A को बता दिया कि यहीं से ही तुमको जंप करना है, ज़्यादा कुदाई नहीं करना है, यहीं से ही आपको कुदासन करना है। हाँ, बता दिया B कि A को आपको यहीं से ही कुदासन करेगा, तो ये कुदासन हुआ 12 से 24 कितना हो गया 2 गुना बढ़ गया। रेट का ज़रा हाल चल लेते हैं, 0.25 से 1, 0.25 से 1 जा रहा है, तो कितना गुना बढ़ गया 4 गुना। देखो 0.25 में 4 से गुना करना 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 के पावर -4 10 के पावर -4 तो ठीक है, वो अपनी जगह पर कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना, तो बताओ A 2 गुना बढ़ गया तो रेट 4 गुना, तो रेट 4 है, A 2 है, तो इस 2 को 4 के बराबर कैसे लेके जाओगे, तो 2 पे पावर 2 चढ़ा दो। तो बताइए A पे कितना पावर आ गया 2, तो 2 आ गया। अब आते हैं B में, तो B में भी कुदासन करना है, तो कुदासन कहाँ से कहाँ करना है वो A बताएगा। तो A में देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो यहाँ से यहाँ कूदेंगे जंप करेंगे तो कितना 2 गुना 2 टाइम्स, और यहाँ से यहाँ देखो तो 1 से 2 ये भी 2 टाइम्स, तो दोनों सेम आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन B पे पावर कितना 1 आ जाएगा, B पे कितना पावर आ जाएगा 1, नहीं भी लिखोगे तो 1 मान के चला जाएगा। ये आ गया आपका रेट लॉ। जब रेट लॉ आ गया तो ऑर्डर ही बता सकते हो कितना 2 + 1 3। जब रेट लॉ आ गया तो K भी निकाल सकते हो। कैसे K निकलेगा, रेट कांस्टेंट। इस इक्वेशन को यूज कर दीजिए पहला एक्सपेरिमेंट पर, R पुट कर दो, A के जगह पर ये पुट कर दो, B का कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दो, K निकल जाएगा। जब K निकल जाएगा तो उसका यूनिट चाहिए, तो यूनिट लिख कर, और N यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा, N क्या है आपका ऑर्डर, N कितना आ जाएगा 3, और यूनिट में N पुट कर दो। जिस तरीके से मैं पहला क्वेश्चन आपको बताया हूँ वैसे ही ऑर्डर भी निकल जाएगा, K भी निकल जाएगा, और K का यूनिट भी निकल जाएगा। तो आपका ये लॉजिक्स हो गया, इसको नोट कर लें। अब जरा देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, वही काम करना है, डिटरमाइन रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट निकालना है। तो तरीका क्या अपनाना है आपको, रेट लॉ लिखिए R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर Y। यही X Y निकालना है। तो एक मरतबा मैं फिर लिख देता हूँ, इसको रेडी कर देता हूँ, ताकि जैसे जैसे पावर आएगा वैसे वैसे इनके ऊपर बैठा देंगे हम लोग। चलते हैं A का पावर निकालते हैं।
तो एक है, ये 3 एक्सपेरिमेंट दिया, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो ए के पावर निकालते हैं। तो बी में ज़रा देखते हैं कहाँ से कहाँ तक सेम है। यहाँ से यहाँ तक सेम है बी में, देखो सेम है कि नहीं। तो फिर ए में जो कुदासन होगा जंप करेगा उसी एरिया में जंप करेगा। तो बताओ 2 गुना से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देखो मैथमेटिक्स से 2 गुना से बढ़ गया। तो रेट देखो, रेट भी 2 गुना से बढ़ गया। तो रेट 2 है और कॉन्सेंट्रेशन भी 2 है, 2 गुना से बढ़ा। तो कॉन्सेंट्रेशन पे पावर चढ़ाना पड़ता है, तो 1 चढ़ा दीजिए, 2 के पावर 1 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ए पे कितना पावर आ गया? 1 आ गया। अब ज़रा देखते हैं बी में, बी का कैसे निकालेंगे। तो बी को निकालने के लिए पहले ए में चेक करते हैं कहाँ से कहाँ तक सेम है। देखो 0.01 और नीचे 0.01, यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है। तो बी के लिए तो जो जंप है बहुत ज़्यादा लंबा जंप करना पड़ेगा, बी को लंबा कुदासन करना पड़ेगा इसको। तो बताओ यहाँ पे बी यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा, क्योंकि ए बता दिए कि यहाँ से तक हम सेम है, तो बी यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा। तो 0.1 से 0.2 2 गुना से बढ़ गया, ठीक है, 2 गुना से बढ़ गया। अब देखते हैं कि 2 पे कितना पावर हम लोग बैठाएंगे, वो पावर बताएगा रेट। अब देखो फिर बी में 0.01 से 0.02 तक हम जंप किए हैं, तो रेट में भी वहीं से वहीं तक जंप करना पड़ेगा। तो 0.05 से 0.05 जंप करो, बताओ कितना से बढ़ा? सर जो पहले था वही अब भी है, मतलब 1 टाइम्स बढ़ गया है। 1 टाइम्स 1 गुना से बढ़ा है, 1 गुना से बढ़ा है। क्या जी? 1 ही गुना से बढ़ा है। तो बताओ इस 2 को 1 के बराबर लाना है, तो 2 पे कितना पावर? 0 चढ़ाना पड़ेगा, 2 के पावर 0 1 आ जाएगा, मतलब बी पे कितना पावर आ जाएगा? 0। बी पे कितना पावर? 0। तो अब बता दीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, जिसको हम लोग n बोलते हैं, 1 + 0 कितना आ जाएगा? 0। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, ये कॉम्प्लेक्स वाला रेट लॉ है या एलिमेंट्री? तो देखो 1 के बगल में 2 और बी के बगल में 1, तो 1 0 क्या बराबर है क्या कोफिशिएंट? नहीं। इसका मतलब क्या है? मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, एकदम कॉम्प्लेक्स होगा, कंफर्म ये कॉम्प्लेक्स होगा, कंफर्म कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इक्वल नहीं है। इक्वल अगर आ जाता तो एलिमेंट्री भी हो जाता या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता था। तो इससे पहले जो मैं 2 क्वेश्चन कराया हूँ उसमें देखना कोफिशिएंट बराबर आ चुका है, तो एलिमेंट्री भी लिख देना उसमें और कॉम्प्लेक्स भी लिख देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही लिखाएगा। अब क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट निकालना है, के निकालना है। तो आइए फिर से एक मरतबा इस रेट लॉ को लिखिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसको यूज कर दो। तो मैं यूज करता हूँ इस रेट लॉ को एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। तो 1 में कितना है? 0.05 आर दिया हुआ है, के निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है? 0.01 और पावर में कितना है? पावर में कितना है यहाँ पे? 1। और बी पे पावर 0, ख़त्म, इसका ज़िंदगी ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आपका के निकल जाएगा 0.05/0.01 कितना आ जाएगा? मिस्टेक यहाँ से 0.05 है ना जी, 0.005, ठीक है, 0.005 आपका है। तो अब यहाँ पर लिख दो 0.005, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब इसका यूनिट तो क्या होता है? यूनिट मोल पर लीटर के पावर 1 - n, और यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स। यहाँ पे जो आपका रेट क्वेश्चन में दिया है इसका यूनिट दिया रहता है यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट का यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड टाइम इसलिए सेकेंड यहाँ पर बैठा दिए। n यहाँ पर रखना पड़ेगा जो कि ऑर्डर है। ऑर्डर कितना आया है यहाँ पर? देखो ऑर्डर कितना आ गया है? ऑर्डर आपका 1 + 0 कितना आ जाएगा? 1 + 0 1 आ जाएगा ऑर्डर। तो 0.5 1 पुट कीजिए तो सेकेंड इन्वर्स आ जाएगा। 0.5 सेकेंड इन्वर्स, 0.5 सेकेंड इन्वर्स, ये आपका आ गया आंसर। चलिए ज़रा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले वाला जो मैं न्यूमेरिकल कराया हूँ, इससे पहले वाला वो न्यूमेरिकल IIT 2004 में वो क्वेश्चन पूछा था, IIT 2004। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में IIT 2004 ऊपर लिख लो, वो पूछा था न्यूमेरिकल। अब ज़रा देखते हैं हम लोग ये वाले न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। IIT 2004 में वो न्यूमेरिकल पूछा था। अब यहाँ पर ज़रा देखें ध्यान से,
वही से पुराने बात पूछ रहा है, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। तो आप ट्रिक से बनाइए, R बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर y, R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। जैसे जैसे पावर निकलता जाएगा वैसे वैसे इनके सर के ऊपर ए और ए के सर के ऊपर बैठा देंगे, बी के सर के ऊपर बैठा देंगे। अब जरा देखते हैं ए का निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, ए का निकालना है पावर, ए का निकालना है पावर। तो बी को जरा देखते हैं कहाँ से कहाँ तक सेम है। देखो यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो फिर ए में वहीं से वहीं कुदासन कराएंगे। तो 0.1 से 0.2, 0.1 से 0.2, 2 टाइम्स बढ़ गया। तो रेट जरा देखिए, रेट भी 2 टाइम्स बढ़ गया। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है, ठीक है, कहीं कहीं हम रेट भी लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन है 2 से 4, तो 2 गुना बढ़ा, यहाँ पर भी 2 गुना बढ़ा। तो सेम पावर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन पर 1 कर दीजिए। ये 2 और 2 बराबर करने के लिए ए पे कितना आ जाएगा 1, 2 पे 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ज़रा बी का हालचाल लेते हैं, तो बी का निकालना है, तो फिर ए देखिए कहाँ से कहाँ तक सेम है। देखो ए ये यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो फिर बी में यहीं से यहीं तक जम करना है। तो जम कर दिए, देखो ये भी 2 गुना बढ़ गया। तो रेट भी यहीं से यहीं तक जम करना है। तो देखो ये 2 से 1 हो गया, 2 से 1 होने का मतलब हाफ हो गया, हाफ हो गया। हाफ होने का मतलब 2 के पावर -1, हाफ हो गया ना जी, 2 के पावर -1। तो बताइए 2 के पावर -1 लाना है, तो यहाँ पर कितने पावर चढ़ा दें, -1, तो बराबर आ जाएगा। तो बी पर कितना चढ़ गया, -1। ये हो गया इसका रेट लॉ। क्या हो गया, रेट लॉ। आया समझ में। लेकिन आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब n 1 - 1 = 0। के निकालना है, रेट कांस्टेंट। तो आर कितना, आर आपका आर कितना दिया है, आर किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसको यूज कर दो, किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसको आप यूज कर दीजिए, ठीक है। तो 2 × 10 के पावर -3 = के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.1, ये 1, और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और -1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इसको मैं यूज कर दिया हूँ। अब यहाँ से के कितना आ जाएगा, ये देखो 1 - 1 ऐड होगा, ख़त्म, 0। के = 2 × 10 के पावर -3। 0 ऑर्डर है, तो 0 ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। 0 ऑर्डर में के का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, रेट लॉ निकालना है, ऑर्डर निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। सिर्फ मैं आपको रेट लॉ निकाल देता हूँ और बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ज़रा देखिए ध्यान से, अब रेट लॉ, देखो रेट लॉ कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से। रेट लॉ इक्वेशन आपको लिखना है। तो R = के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर y, ऐसे आप एज्यूम कर लीजिए। और R = के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। जैसे जैसे ए पावर और बी पे पावर निकलेगा हम लोग पुट कर देंगे। जरा देखते हैं ए पे पावर कैसे निकालेंगे। तो बी में चेक करते हैं, बी में पहले हम एक काम करते हैं, पहले बी का निकालते हैं, पहले बी का हम पावर निकालते हैं। तो ए में चेक करते हैं, ए में कि ए कहाँ से कहाँ तक सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक सेम है। बी का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक सेम है। तो देखो जम कराओ, 2 टाइम्स 2 गुना से बढ़ गया। तो बताओ फिर रेट कितना गुना से बढ़ा, रेट देखो तो रेट ये भी, ये आपका रेट 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो बताओ इस 2 को 4 के बराबर करना है, तो 2 पावर चढ़ा दें। तो बी पे कितना आ गया, यहाँ पे 2, बी पे कितना आ गया 2। अब चलते हैं जरा ए का निकालते हैं। तो ए का निकालने के लिए बी में चेक कीजिए कि बी कहाँ से कहाँ तक सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक बी क्या है, सेम है। तो फिर ए में यहीं से यहीं तक जंप करेंगे, 0.2 से 0.4। तो 2 से 4 हो गया, मतलब 2 गुना से बढ़ गया। कितना गुना से, 2 गुना से बढ़ गया। तो जरा देखते हैं कि रेट कितना गुना से बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो ये 4 से 0.25 हो रहा है, 4 से 0.25, तो इसको बोलते हैं 16 टाइम्स
4 से 0.25 मतलब 16 टाइम्स डिक्रीजेज, 16 टाइम्स 16 गुना घट गया है। कैसे सर, नहीं समझ में आ रहा है? तो देखो पहले काम करो, 4 से 2 लेकर जाओ तो 2 गुना से घटा, फिर 2 से 1 लेकर जाओ तो ये भी 2 गुना से घट गया, फिर 1 से सीधे लेकर चले जाओ 0.25 तो 1 से 0.25 जाएंगे मतलब 4 गुना घट गया। 1 से 0.25, 1 से 0.25 लेके जाएंगे तो 4 गुना घट गया, ठीक है। अब फिर तो 0.25 में 4 से गुना करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 से 0.25 जाएंगे तो 4 गुना घट गया। तो देखो ध्यान से कितना गुना घटा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना मतलब 4 से 0.25 तक पहुंचने के लिए 16 टाइम मतलब 16 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। 4 से 0.25 जाने में देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे ट्रिक से बना लो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप रेट लॉ एज्यूम कर लिए हो, इसको तीनों एक्सपेरिमेंट पे यूज करके डिवाइड करके बना लो, लेकिन बहुत आसान है। हाँ तो ज़रा देखते हैं बी जो है आपका ये वाला कहाँ गया। हाँ यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कांस्टेंट, तो 0.25 से 0.4 2 गुना से बढ़ रहा है, तो रेट कितना गुना से घट रहा है, 16 टाइम्स डिक्रीज। तो बताओ 2 को 16 टाइम्स डिक्रीज कराना है। 16 टाइम डिक्रीज का मतलब जानते हो क्या होता है, 1/16। 16 टाइम्स डिक्रीज का मतलब 1/16, मतलब 2 को 1/16 लाना है तो -4। 16 टाइम्स डिक्रीज का मतलब होता है 1/16, या 2 टाइम्स डिक्रीज का मतलब होता है 1/2, 3 टाइम्स डिक्रीज का मतलब होता है 1/3। तो 16 टाइम्स डिक्रीज का मतलब 1/16, 1/16 लाना है तो 2 के ऊपर कितना -4 रख दो। तो बताइए बी पर कितना आ गया, -4। ये हो गया आपका रेट लॉ। और ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब स्मॉल n -4 + 2 कितना आ जाएगा, -2। कितना आ जाएगा ऑर्डर, -2। क्या आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं। कैसे रेट कांस्टेंट निकालिएगा, आप इस रेट लॉ को किसी भी इक्वेशन में यूज कर दो, किसी भी इक्वेशन में। चलो देखो 0.2 0.2 दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, इसी में यूज कर देते हैं। मतलब रेट लॉ को R कितना 4 × 10⁻³ K निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.2, अब पावर कितना है -4, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 0.2 के पावर कितना है 2। यहाँ से आप K निकाल सकते हैं। देखो दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। सर आप पहले एक्सपेरिमेंट में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि रेट लॉ को उस एक्सपेरिमेंट में रखो K निकालने के लिए कि A और B का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन वो सेम रहे। देखो यहाँ पर भी 0.2, यहाँ पर भी 0.2 सेम है, तो ईजिली आपका K निकल जाएगा। तो यहाँ से आप K निकाल लेना। और ऑर्डर कितना, -2, तो यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 पुट कर देना। इसका हम आंसर जरा, हाँ यहाँ पे जरा लिख देते हैं इसका आंसर। देखो तो मतलब K = 1.6 10⁻⁻4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया है। और यहाँ पे क्या रहता है 1 - n, और n क्या पुट करोगे, -2 पुट करना, आंसर आ गया। ये तुम्हारा रेट कांस्टेंट वाला आंसर है। ये रेट कांस्टेंट का यूनिट जरूर लिखना है, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स n जो कि ऑर्डर मैं निकाल चुका हूँ, इसको यहाँ पे पुट कर लो। अब ज़रा देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जेई मेंस 2014 में पूछा है, 2016 में जेई मेंस में। इसमें सिर्फ रेट लॉ निकालना है, ऑर्डर वगैरह नहीं बताना है, ना कि रेट कांस्टेंट, वो सब सवाल अब हो चुका है। अब ज़रा देखते हैं ध्यान से कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बात ज़रा बताओ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया है। तुम बताओ यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर किसी खास का दिया है, तो क्या करेंगे, इस खास को कन्वर्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, तब जाके बन पाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का मतलब कि +dc/dt दिया हुआ है, +dc/dt, क्योंकि खास है, और सी कहाँ है आपका, प्रोडक्ट साइड में, तो +dc/dt दिया हुआ है। तो ज़रा देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन का -1/2 dA/dt इक्वल टू -dB/dt इक्वल टू +dC/dt
इक्वल टू प्लस डी अपॉन डी टी। अब जरा देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया है, मतलब प्लस डी सी अपॉन डी टी दिया, और यहाँ पर क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए हम लोगों को, चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे इसके जगह पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के जगह पर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। लेकिन बाई चांस देखो, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डी सी अपॉन डी टी एकदम बराबर है, कोई कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, एकदम बराबर है। अगर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए दिया होता, ये डी ए अपॉन डी टी दिया होता, तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सभी वैल्यू को हम रखते हैं और 2 से डिवाइड करते जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन रखते जाते हैं। अगर डी ए अपॉन डी टी दिया होता तो डी ए अपॉन डी टी रखते हैं सब वैल्यू को, इसको एक मरतबा यहाँ पर रखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन आता है, फिर वो उठा कर वहाँ पर रख देते हैं, फिर इसको लेते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आता है, यहाँ पर रख देते हैं। लेकिन डी सी अपॉन डी टी दिया है तो डी सी अपॉन डी टी और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों बराबर है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर चाहिए तो क्या हो जाएगा, एकदम ये वाला वैल्यू 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 सेम आएगा, ये वाला भी क्या आएगा सेम, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, सेम आएगा, और 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 3 क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी। यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बराबर है। जब बराबर है इसीलिए ये वाला वैल्यू सेम वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ए वाला दिया होता है, ए वाला, तो उसके हर वैल्यू को 2 से डिवाइड करके यहाँ पर रखते जाते हैं, फिर हम लोग काम करते हैं। अब क्या निकालना है हम लोग को, रेट लॉ निकालना है। तो आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई, और हम लोग क्या निकालना है, एक्स वाई। आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे छोड़ दो, और जैसे जैसे एक्स वाई आएगा उसको ऊपर पावर ले जाकर ए और बी के सर पे बैठा देंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, चलो जी, चलो ध्यान से देखो, ए का निकालना है तो बी में जाएंगे, पूछेंगे कहाँ से कहाँ, तो तुम कांस्टेंट हो, तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है ना जी, कांस्टेंट, तो यहीं से ही ए का कुदासन करा देंगे, तो कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना हो गया कुदासन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में भी कुदासन वहीं से वहीं कराएंगे। देखो 0.1 से 0.2 मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कूदा, तो देखो यहाँ से यहाँ कूदेगा तो 2 गुना से बढ़ गया, तो पावर यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, 1। इसका मतलब ए पे पावर कितना आ गया, 1। अब बी का जरा हाल चल लेते हैं, तो बी का निकालने के लिए पावर ए को देखेंगे कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, देख लो सेम, तो फिर बी में यहीं से ही कुदासन करा दीजिए, तो कितना 2 गुना से बढ़ गया, 2 गुना से बढ़ गया, 2 गुना से इंक्रीज कर गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जरा देखते हैं कितना गुना से इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें सेम रहा, देखो एकदम सेम रहा, सेम मतलब 1 टाइम्स, जब सेम रहेगा तो 1 टाइम्स, जब सेम रहेगा तो 1 टाइम्स, तो इस 2 को 1 के बराबर करना है, तो 2 पे पावर कितना, 0, 2 पे पावर 0, मतलब बी पे पावर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, बी पे पावर क्या आने वाला है, 0। ये आपका रेट लॉ आ गया, मतलब इसके रेट लॉ में सिंपल ए पे पावर 1 आएगा, बी मर गया, खत्म। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए पे पावर 1 कुछ नहीं है तो 1, अब बी पे पावर 0, तो बी अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मरे हुए लोगों को आजकल कौन याद करता है जी, देख ही रहो कितने लोग आजकल मर रहा है, ठीक है। तो चलो देखो, नोट कर लो। अब जरा देखो इस टॉपिक से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन, आखिरी न्यूमेरिकल, 2 तरीका है सॉल्व करने का। एक तो रेट लॉ आप एज्यूम करके तीनों एक्सपेरिमेंट पे यूज करो और डिवाइड करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकालो, और दूसरा ट्रिक। इस क्वेश्चन में आपका ट्रिक फेल कर जाएगा क्योंकि डेटा उस टाइप का नहीं दिया है, तो आपको फिर वो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट यहाँ पे एज्यूम करता हूँ रेट लॉ आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। चेक करते हैं कैसे सा ट्रिक फेल कर गया। देखो ध्यान से, ए का निकालने के लिए बी में जाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक सेम है, क्या कहीं कहीं सेम है क्या बी का 2 कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कहीं सेम नहीं है, इसलिए अब ए का पावर निकाल नहीं सकते हैं।
तो ट्रिक फेल हो गया। ट्रिक निकालने के लिए, ट्रिक से बनाने के लिए जिसका पावर निकालना है उसको छोड़कर दूसरे में जाओ और देखो दो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ सेम है, नहीं है इसमें, इसलिए ट्रिक क्या हो गया, फेल कर गया। तो फिर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। अब इस रेट लॉ को पहला एक्सपेरिमेंट पे यूज करेंगे। तो 0.3 इंटू 10 के पावर -4 के ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.03 के पावर x और बी का कितना 0.03 के पावर y। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी रेट लॉ को यूज कीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर। 1.2 इंटू 10 के पावर -4 के 0.06 के पावर x और 0.06 के पावर y। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर इसी रेट लॉ को यूज कीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पर। 2.7 इंटू 10 के पावर -4 इक्वल टू के और 0.06 के पावर x 0.09 के पावर y। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप किसी भी दो इक्वेशन को डिवाइड करो, कोशिश करो कि एक वेरिएबल कट जाए, कोशिश करो कि एक वेरिएबल कटे। तो ज़रा देखो 1 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई नहीं कटेगा, और अगर 2 में 3 से डिवाइड करते हैं, 2 में 3 से 2 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 में 3 से डिवाइड करते हैं ताकि एक वेरिएबल कट जाएगा। 2 में 3 से डिवाइड करो तो देखो ये ऊपर 12 है, नीचे 27 है, तो 3 चौका 12 और 3 9 27, 4/9, ठीक है, 4/9 आ जाएगा। ये कट के 4/9 देख लो, के से के कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 0.06 मतलब 6/9, 6/9, 2/3 के पावर 1, और ये कट जाएगा। इसको पहले कटा दो तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, 2/3 के पावर y, मतलब y बराबर कितना आ गया 1। बेस सेम हो गया। 4/, इधर से देखो 4/9 और यहाँ से 6/9, 6/9 को मैंने क्या कर दिया 2/3, और इसको भी 2/3, और यहाँ पर देखो 2/3 के पावर यहाँ पर 2 होगा ना जी। 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 के पावर 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आंसर आएगा। अब आते हैं निकालते हैं x वाला, x का निकालते हैं। तो x निकालने के लिए क्या करना होगा, अब 2 को 3 से डिवाइड तो कर दिए हैं, अब किसी फिर 2 को आप डिवाइड करो। तो किसी भी तुम 2 को डिवाइड करोगे तो कोई कटने वाला नहीं है, इसलिए आप फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए सेकंड से। सर आप पहले 2 और 3 को क्यों डिवाइड किए हैं? मैं इसलिए डिवाइड किया हूँ कि मैं देख रहा था कि x वाला कट जाएगा तो एक आंसर तो निकल जाएगा ना जी, एक तो निकल जाएगा। 1 और 2 को अगर शुरू में डिवाइड करता तो एक भी आंसर नहीं निकलता। तो अब मजबूरी में 1 2 को डिवाइड किया गया क्योंकि एक आंसर निकल चुका है। तो 0.3 अपॉन 1.2 तो 1/4, और 0.3 अपॉन 0.06 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 के पावर x। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको खुद करना पड़ेगा। 1/2 के पावर y, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1/2 के पावर 2 इधर कर दो, 1/2 के पावर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। जब बेस सेम हो गया तो पावर आपस में बराबर भी हो जाएगा। x + 2 बराबर y, x + y बराबर 2, x + y बराबर 2, ठीक है। अगर मैं शुरू में ये लिखा होता तो ऐसा इक्वेशन आता, लेकिन मैं शुरू में इसको लिख दिया, एक कट गया और दूसरा निकल गया, वो वाला ऑप्शन मैं पहले ले लिया था। y2 यहाँ पर आ गया है, ऐसे ही आपका y यहाँ पर 2 आंसर आ गया है तो y पुट कर दो इसमें, यहाँ पर y की जगह पर 2 पुट कर दो तो x बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो आपका फाइनली रेट लॉ क्या आ जाएगा, R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर x कितना 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर कितना आ गया 2। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक फेल हो गया। तो फिर क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, किसी भी 2 को तुम डिवाइड करो, कोशिश करो कि मतलब एक कट जाए, उसको पहले ले लो। अगर नहीं कटता है कोई भी एक तो फिर मजबूरी में आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो 1 और 2 मजबूरी में हम लेकर यहाँ से सॉल्व कर दिए, एक पहले निकाल लिए फिर दूसरा यहाँ से निकल गया। ये आपका रेट लॉ आ गया। और आपका रिएक्शन क्या दिया है सवाल में, A + B, प्रोडक्ट क्या बन रहा है C। तुम बता A के बगल में 1, B के बगल में 1, कोफिशिएंट के बराबर आया है, नहीं आया है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप बराबर नहीं है।
जब बराबर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाएगा। अब बराबर आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और एलिमेंट्री भी हो सकता है। तो ये था आपका लेक्चर इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड से कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट। ये टेबल टाइप क्वेश्चन होता है, बना सकते हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ट्रिक काम कर जाता है, कहीं कहीं नहीं करता है, तो आप ऐसे बना लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।